वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के 5th सेमेस्टर में सम्मिलित जो पाठ्यक्रम है को करिकुलर का, यानी कि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम का जो एक प्रकार से आपका सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी हमको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली जब आप बीए के या बीसी के, बीकॉम के, बीएससी एजी के, बीएससी होम साइंस के 5th सेमेस्टर में आप होते हैं। 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर पढ़ना पड़ता है, जैसा कि अभी तक आप पढ़ते आए हैं। प्रथम सेमेस्टर में आपने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ा। सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ा। थर्ड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा। आप 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको 5th सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जानना पड़ेगा, यानी विश्लेषण क्षमता और एक प्रकार से कंप्यूटर जागरूकता के बारे में या डिजिटल जागरूकता के बारे में आपको जानना है, कंप्यूटर के बारे में आपको समझना है। अब आपका जो एक प्रकार से एनालिटिक एबिलिटी होती है, इसको क्या कहते हैं? एनालिटिक एबिलिटी जो है बेसिकली, इसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो एनालिटिक एबिलिटी जो है महोदय, ये एक प्रकार से रीजनिंग होती है, यानी कि तर्क शक्ति के बारे में समझेंगे। रीजनिंग पूरा आपको पढ़ना है। रीजनिंग अगर आप ना जानते हो तो जान लें, रीजनिंग एक प्रकार से ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक कंपटीशन की परीक्षा जो होती है, एसएससी से लेकर के पुलिस तक, सभी में एक प्रकार से रीजनिंग की भूमिका है। बैंक की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, हर एक परीक्षा में, यहाँ तक कि पीसीएस वगैरह की परीक्षा में भी रीजनिंग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और रीजनिंग की यही नहीं, बल्कि जब आप नेट जेआरएफ की पेपर देंगे तो भी रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मेरे हिसाब से अगर आपकी कोई किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी करते तो आप यहाँ पर एनालिटिक एबिलिटी को जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ से 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, ये सब आप जानते होंगे पूरी, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी विश्वविद्यालय में 75 आते हैं, किसी में 100 आते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का सिलेबस एक ही होता है, सेम होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनालिटिक एबिलिटी आपकी रीजनिंग होती है, और डिजिटल अवेयरनेस जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं तमाम सारे, ठीक है, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड, ये सब आपको जानना पड़ेगा। यानी बेसिकली यहाँ पर कंप्यूटर और जो है रीजनिंग के बारे में जानना है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। 25, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आप देख लें, को करिकुलर कोर्स का सिलेबस जो है यही सिलेबस है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हमको सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और किस तरीके से हम आपका अध्ययन करवाएंगे। संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल फ्री में आपको इसी चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। और पिछले मतलब अगले 1-2 दिनों से ही मैं क्लासेस प्रारंभ करवा दूंगा, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आपकी क्लासेस जो होंगी एकदम से जो है आपकी बार मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियोस जो है डाली जाए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आपका भविष्य बनाने वाला एक प्रकार से सिलेबस है। तो आप प्लीज इसको जरूर पढ़ें, इसको एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा करके आपको समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर आपका है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के बारे में समझेंगे, यानी अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट के बारे में या अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है कि जैसे ABCD पूरा का पूरा वर्णमाला दे दिया जाएगा, उसमें एक प्रकार से उसका नंबरिंग कैसे करना है उसके बारे में, जैसे कि कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि इस शब्द को किसी कुट भाषा में कहते हैं, फिर दूसरी कुट भाषा में इसको क्या बोलेंगे, या लेफ्ट से पांचवा या लेफ्ट के पांचवे के राइट के चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस तरीके से कई क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है ये मैं 2024 की परीक्षा वाले में पढ़ा रहा था, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वो पुरानी वीडियोस अभी अगर आपको देखने का मन है तो प्लेलिस्ट में आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप जाएंगे और एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तमाम प्रकार के मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। बहरहाल मैं इसको फिर से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो अभी आप उसको एक बार फिर से देख लें, फिर उसके बाद में मैं पूरा विस्तार से आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम समझा दूंगा कि किस तरीके से और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए,
तो पहले चैप्टर में हमको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के बारे में विस्तार से जानना है। फिर दूसरे चैप्टर में हम पहुंचेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सादृश्यता के बारे में, एनालॉजी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? सादृश्यता का सीधा सीधा मतलब होता है भैया कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि सादृश्यता में क्या पढ़ना होगा आपको, सादृश्यता में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के बाद में आपको सादृश्यता पढ़ना है। इसमें जैसे कि आप पढ़ते हैं, जैसे कि आपने एक उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मच्छर और मलेरिया। ठीक है, चूँकि मच्छर और मलेरिया का संबंध कैसे है, उसी तरीके से आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। जैसे यहाँ पर आपको लिख देगा, जैसे लिख दिया यहाँ पर देखें जूता। ठीक है, जूता लिख दिया गया। अब जूता एक प्रकार से इसे चमड़ा लिख दिया जाएगा। ठीक है, चमड़ा, जूता अनुपात चमड़ा समानुपात। समानुपात मतलब कि एक जैसे जूता चमड़ा से संबंधित है या चमड़े से जूता बनता है, ऐसे ही एक प्रकार से ईंट से क्या बनता है, यहाँ पर ईंट लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई जूता, अब यहाँ इन दोनों में तालमेल बैठा हो कि क्यों ये लिखा है। तो देखिए, चमड़े से जूता बनता है, तो एक प्रकार से ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन ए लिखिए भवन, ऑप्शन ए आपको दिया जाएगा भवन। ऑप्शन बी आपको दिया जाएगा भैया क्या, ऑप्शन बी दिया जाएगा पत्थर। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिया जाएगा सीमेंट। ठीक है, सीमेंट। और ऑप्शन डी आपको दिया जाएगा मिट्टी। मिट्टी। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे। अब इसमें कई प्रश्न बहुत बनेंगे, मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। लगभग जो है 100 क्वेश्चंस का रिवीजन इसी की चैप्टर से करवा दूंगा, तो परेशान ना हो इसके लिए। ठीक है, बताएं। तो जिस तरीके से जूता जो है चमड़ा से संबंधित है, मतलब कि चमड़ा से जूता बनता है, ऐसे ही एक प्रकार से ईंट किससे बनता है, ईंट किससे बनता है भैया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ईंट किससे बनता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ईंट किससे बनेगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, बताएं। तो ईंट किससे बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए जूता के स्थान पर ईंट है। अगर यहीं पर एक प्रकार से ईंट इधर लिखा होता तो इसे चमड़ा से जूता बनता है, तो यहाँ पर हम भवन लिख देते कि भाई भवन का निर्माण भी एक प्रकार से किससे होता है, ईंट से होता है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि भाई देखिए, जो चमड़ा का संबंध, जूता का संबंध किससे, चमड़ा से कैसा है, यानी एक प्रकार से तो ऐसे ईंट से, मतलब जूता किससे बनता है, जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है। तो ईंट किससे बनता है, ये प्रश्न आपका यहाँ होगा। ठीक है, जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है, इस तरीके से। तो ईंट किससे बनेगा, पत्थर से नहीं बनेगा, भवन से भी नहीं बनेगा, सीमेंट से भी नहीं, मिट्टी से ईंट बनता है। किससे बनता है, मिट्टी से। तो इसका डी ऑप्शन होगा मिट्टी। अब यहाँ पर भ्रमित क्या करेगा आपको कि आप यहाँ पर लगाएंगे भवन, चूंकि आप ध्यान देंगे कि चमड़े से जूता बनता है, तो आपका भवन एक प्रकार से मतलब किससे बनेगा, ईंट से भवन बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ें यहाँ पर है, जूता यहाँ पर है, तो जूता से तुलना करेंगे ईंट की, और चमड़े से तुलना करेंगे जो आगे आएगा वो। ठीक है, यानी जो आगे लिखा है वो आगे लिखा होगा इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, तब आप यहाँ पर चीज़ें कर पाएंगे। तो इसको मैं विस्तार से इसके कई उदाहरण समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सरल क्वेश्चंस भी होते हैं और बहुत कठिन होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको उत्तर आपके सामने होता है लेकिन आप गलत कर देते हैं। ठीक है, तो वो गलत ना करें, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तीसरा चैप्टर जो आपका है वो है अंकगणितीय तर्क शक्ति। यहाँ पर जो एक प्रकार से अर्थमेटिक रीजनिंग होती है, इसमें कुछ औसत, परसेंटेज, इन सभी के सवाल होंगे जो गणित से रिलेटेड होंगे बेसिकली। तो मैं सवाल पूरा समझाऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस अब की बार पूछे गए थे पिछली बार 2024 में, उसको मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद चौथे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे रक्त संबंध के बारे में, ब्लड रिलेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जैसे मैं एक आध उदाहरण समझाऊँ, हालांकि उदाहरण समझाओगे तो लंबा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, इसमें कहा जाता है कि भाई आपके मतलब रमेश ने एक तस्वीर, दीवार पर लटकी एक तस्वीर को देखते हुए कहा कि वो तुम्हारी मौसी की बहन, मतलब मौसी की बहन की पुत्री है। अब मौसी की बहन की पुत्री मतलब कौन होगी, वो एक प्रकार से या तो आपकी मौसेरी बहन होगी, ठीक है, या फिर आपकी एक मतलब कि आपके मौसी की पुत्री की बहन है, या ऐसे कुछ बोल दिया जाएगा। तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई क्या होंगे, यानी रिश्ता आपको बताना होता है। पूरा विस्तार से मैंने समझाया था पिछली बार, लेकिन अब की बार जब मैं समझाऊंगा रक्त संबंध, पूरा विस्तार से आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको ब्लड रिलेशन से तो एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं, और वैसे भी ब्लड रिलेशन से एक भी प्रश्न आपको छूटेगा भी नहीं। मैं इतना सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ इसको। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। चूँकि मैंने 4 साल तैयारी करी हुई है, ठीक है, तो मैंने रीजनिंग पढ़ी है, ऐसी बात नहीं रीजनिंग मैं नहीं जानता। मैं इंटर
तक मैथ से पढ़ा हूँ, मैं एक प्रकार से समाकलन अवकलन ये सब बड़ी भली भांति जानता हूँ अभी भी। आपको बता दूँ इंटर तक मेरा मैथ रहा है, फिर बाद में मैंने बीएससी भी 1 साल करी है, उसके बाद में बीएससी छोड़ दी, फिर बीए करा है मैंने, उसके बाद में फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद में आप पीएचडी करने के लिए एक प्रकार से मैं प्रयास में हूँ। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको चिंता नहीं करने की सर जी को मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, आती थोड़ी बहुत मुझे, क्योंकि रीजनिंग मैंने पढ़ी है, तैयारी के दौरान मैंने पढ़ी रीजनिंग, और पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था और मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये आप जाकर के मिला लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व भी करवाए हैं ना, तो इससे क्वेश्चन पेपर जो पिछले वर्ष पूछे गए अलग अलग विश्वविद्यालय में वो सॉल्व करवाए हैं। तो वो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल जो है उसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तमाम सारे विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने सॉल्व करवाया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं मॉडल पेपर में आप देखेंगे उठा करके और क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वही आपको सेम मिल जाएंगे। क्लियर? आइए देखने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो रक्त संबंध हम समझ लेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम लोग 5वें चैप्टर में जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि एक कोड में कूट भाषा में ये बोलेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर राम, ठीक है, राम लिख दिया। अब राम को कोई कोड भाषा दे देंगे, जैसे कि ए आपका 1 नंबर पर आता है, आर आपका कितने नंबर पर आता है भैया, आर आपको कितने नंबर पर आएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर जो होगा आपका कितने नंबर पर आएगा, आर जो होगा आपका आएगा कितने नंबर पर, 18 नंबर पर आपका आर आता है, ठीक है। और यम कितने नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर, मैं तेरा हीरो, ऐसे ध्यान रखेंगे। यम 13 नंबर, तो आपको पूरा नंबरिंग याद करनी पड़ेगी कि यम कितने नंबर पर है, आई कितने नंबर पर है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर इतना लिख दिया गया। अब इसको सब जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 18 एक 19, 19 और 3 कितना होता है, 19 3 22, 22 और 10 32, यानी जोड़ोगे कितना आएगा 32। किसी आप लिखा जाएगा किसी कूट भाषा में राम को 32 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सीता को क्या कहा जाएगा, ठीक है, सीता को क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर हुआ कि भाई राम का नंबर 18, एक का नंबर 1 और इसको सभी को जोड़ दिया गया, तो सीता यस का नंबर कितना होता है 19, आई का नंबर क्या होता है, आई का नंबर क्या होता है भैया, आई का नंबर आपका होगा कितना, आई का नंबर होगा 9, टी का नंबर कितना होगा T20, ऐसे ध्यान रखें T20 मतलब कि टी का नंबर 20 होता है। कुछ चीज़ों का याद रखेंगे। वैसे ईजोटी से आप याद रखेंगे, ईजोटी ये आपका ट्रिक होती है। ई आपका 5 नंबर पर है, जे आपका 10 नंबर पर है, ओ आपका 15 नंबर पर है, टी आपका 20 नंबर पर है और वाई आपका 25 नंबर पर है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे 5-5 करके, ठीक है, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 25, यानी कि ई जोटी एक ट्रिक है। इससे आपको प्रत्येक 5वां अक्षर एक प्रकार से ध्यान में आ जाता है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे ए, और आपका जो ए है वो 1 नंबर पर जोड़ दो सबको, तो 19 और एक 20, 20 20 40 और 9 कितना होता है 49, ठीक है। तो 20 और 19 कितना, 20 और मतलब 20 और एक 21, 21 19 कितना होता है 40, 40 और 9 49, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 49 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हल करना पड़ेगा। तो विस्तार से हम चीज़ों को जानेंगे, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग समझेंगे। 6वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, असमानताएं यानी कि इनइक्वलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा आपका वो एक प्रकार से क्या होगा, एक ऑप्शन अलग होगा थोड़ा सा, तो उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ के बारे में कोडिंग डिकोडिंग तो आप समझा दिया मैंने क्या होता है। अब इनइक्वलिटीज़ जो होता है असमानताएं, असमानताओं में चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो असमानता पूरा हम समझेंगे, कथन निष्कर्ष उसमें होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 7वें चैप्टर में हम लोग वेन आरेख के बारे में समझेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में चित्र आपको बनाना होगा, जैसे कि आप देखेंगे जैसे वेन डायग्राम में आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कुत्ता, उदाहरण के रूप में जैसे कुत्ता एक होता है, तो देखें कुत्ता की अगर बात की जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि कुत्ता जो है, कुत्ता मांसाहारी का वेन आरेख बनाएं, या वेन आरेख क्या होगा। आपको कई आरेख आपको दिया जाएगा ऐसे बना करके, ठीक है, कि ये कुत्ता, ये वेन आरेख हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये और ये, इस तरीके से ऐसे बना करके आपको दिया जाएगा। तो वो क्या होता है, तो कुत्ता और मांसाहारी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा भैया, देखिए कुत्ता, देखें कुत्ता और उसका वेन डायग्राम जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। तो ये एक में आप लिख देंगे कुत्ता, ये ऐसे होगा कुत्ता, और एक हो जाएगा मांसाहारी का, मांसाहारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये बीच वाला कॉलम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे भर देंगे, क्यों,
क्योंकि ये कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, सारे कुत्ते मांसाहारी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा कि कुछ कुत्ते एक प्रकार से, चूंकि कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं इसीलिए यहाँ पर ये जो कुत्ते हैं, ये यहाँ पर कुत्ता और मांसाहारी का चित्र ये बने, कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं, ठीक है। क्या सारे कुत्ते मांसाहारी हैं? नहीं। क्या सारे मांसाहारी कुत्ते हैं? नहीं, ठीक है, केवल कुछ हैं। तो यानी कुछ के लिए यहाँ पर इतने चीज़ें, इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। सारे होता तो क्या होता, जैसे कि सिंह की बात करें तो यहाँ पर शेर होता और यहाँ पर मांसाहारी होता, ठीक है, मांसाहारी, यानी सारे शेर मांसाहारी हैं। लेकिन क्या सारे मांसाहारी शेर ही हैं? केवल शेर अकेला मांसाहारी नहीं, और भी पशु पक्षी मांसाहारी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम वगैरह बनता है, ठीक है। इसके अलावा 8वां चैप्टर है आपका बैठक व्यवस्थीकरण, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है बेसिकली कि भाई आपको बताया जाएगा कि एक गोलाकार मेज के चारों तरफ 5 व्यक्ति ABCDE बैठे हैं, और AB के बगल में बैठा है, CD के बाएं दाएं से तीसरा बैठा है। इस तरीके से आपको बताएगा सभी लोग एक मतलब कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो बताओ AB के किस तरफ बैठा है। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक पंक्ति में बैठे हैं, तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको विस्तार समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से कि ये यहाँ से जो बैठक व्यवस्था है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो आएगा वो लगभग आपका 5 नंबर दे करके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा सा दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन और होंगे छोटे छोटे 1-1 नंबर के। तो उसको विस्तार से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बारीकी से समझाऊंगा। इसके अलावा पहेली परीक्षण के बारे में समझेंगे, ठीक है। पहली परीक्षण जो होता है पजल टेस्ट, पजल टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर आपका है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहली टेस्ट के बारे में, पहली टेस्ट में क्या होगा, पहली टेस्ट में एक प्रकार से जो है चीज़ें जो होंगी आपको जाननी पड़ेंगी। पहली टेस्ट जो है बेसिकली उसमें जैसे भरा जाएगा कुछ, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखें, ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कुछ कि ABCD 4 लोग हैं, इसमें से प्रत्येक 4 अलग अलग पेय पदार्थ पीते हैं, कुछ काफ़ी पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं। अब चाय और काफ़ी दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही सरल भी होता है, बहुत ही कठिन भी होता है, लुप्त संख्या। यहाँ से मिसिंग नंबर से बड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मिसिंग नंबर का एक उदाहरण मैं अगर आपको समझाऊँ तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाऊँ, थोड़ा सरल उदाहरण दे दूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। जैसे यहाँ पर आपको दे दूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। या छोड़ो, 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जैसे ये एक ऐसे गोला कर दिया जाएगा, इसमें ऐसे मिसिंग नंबर, वैसे थोड़ा सा वैसे मैं कठिन ही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 8 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 27 लिख दिया, यहाँ पर 64 लिख दिया, यहाँ पर 125 लिख दिया, यहाँ पर एक प्रकार से 216 लिख दिया, फिर यहाँ पर एक प्रकार से, अच्छा एक ही कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। चले, ये कर दिया मैंने, ये बस, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, 8, 27, 64, 125, 216। और यहाँ पर क्या होगा, अभी यही क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपका क्या है, लुप्त संख्या है। यहाँ पर लुप्त संख्या यहीं पर ज्ञात करना क्या होगा। अब यहाँ पर देखें क्या कैसे आया है, 2 का वर्ग 2 का क्यूब लिखा है, 2 का गुणा 3 बार करो, 2 दूनी 4, दूनी 8 तब आया है। 3 का गुणा 3 बार करोगे तब आएगा, 3 का क्यूब लिखा है, यानी कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे लॉजिक आपको बैठाना पड़ेगा। तो 4 चौको 16 चौको 64 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, 5 हम 25 पंचे 125। ऐसे ही यहाँ पर 6 गुणे 6 होगा, छक्का 36 छक्का 216। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा। आगे अगर होता तो 8 गुणे 8 गुणे 8 होता, आगे और होता तो 9 गुणे 9 गुणे 9 होता। ऐसे 7 7 49 और 49 गुणे 7 कितना होगा, 343, 9 से 63 के 3 हासी लाइन 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है 34, ठीक है। तो 343 आपका कहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पर 343 भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही मिसिंग नंबर आपका ध्यान रखना होता है और ऐसे ही इसको निकालना होता है। क्लियर। तो चीज़ों को मैं विस्तार समझाऊंगा। तो यूनिट नंबर 1 में यही चीज़ें आपको पढ़नी थी। यूनिट 2 में अगर बात करें, यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 की अगर बात की तो यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है भैया सिलोलिज्म पढ़ना है, यानी न्याय निगमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिलोलिज्म की अगर बात की जाए तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सिलोलिज्म जो होता है, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। जैसे यहाँ पर कथन निष्कर्ष होता है कि सभी ST हैं, ठीक है,
कुछ टीएस हैं, ऐसे कुछ करके सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो क्या कुछ मतलब एक कथन होगा, दो और दो निष्कर्ष होंगे, उनमें क्या कथन एक सही है, कथन निष्कर्ष दो सही है, ऐसे लिखा मिलेगा। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा आकृतियों को पूरा करना, कॉम्प्लीस मतलब कि कॉम्प्लीटिस मतलब कॉम्प्लीसन ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृति कुछ दी जाती बना करके उसको पूरा करना होता है। कि भाई जैसे कि कोई आकृति हो गई, जैसे कि यहाँ पर कोई आकृति मैं आपको बना दूँ, तो बनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा पूरी आकृतियों के उदाहरण को लेकर के। यानी कोई आकृति ऐसे एक मान लेते हैं, एक ये चतुर्भुज है, अब यहाँ पर एक प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर बनी है, जैसे कि ये अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर ऐसे ऐसे बनी है, ठीक है, ये यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बना दिया मैंने, यहाँ पर भी बना दिया, यहाँ पर एक कट ऐसे बना है, यहाँ पर एक कट ऐसे बना है, यहाँ पर एक कट ऐसे बना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये आकृति जो है ये क्या बनेगी। अब यहीं पर 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे। तो ये आकृति कैसी बनेगी जानते हैं आप, ये आकृति कैसे बनेगी ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गोला एक ये पर होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और एक आपका कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर, यानी कि ऐसी आकृति आपको ऑप्शन में मिलेगी, ठीक है। तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये मिलेगा 1 2 3 और फिर उसके बाद में फिर ये आपका, इस तरीके से पूरी आकृति आपकी हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझना है, यही आपको जानना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके समझ में आ गई चीज़ें क्या होती हैं ये। तो आकृतियों की पूरा करना ये हो गया। इसके अलावा 13वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ेंगे, छिपी हुई आकृति का पता लगाना, यानी फाइंडिंग एम्बेडेड फिगर्स। यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ आकृतियाँ ऐसी होती जो उसी में छिपी होती हैं चित्र में ही, और उसको एक प्रकार से ऑप्शन में ढूंढना होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी नंबर वगैरह, जैसे कि त्रिभुज वगैरह को गिनना। जैसे मान लें त्रिभुज, या उसको गिनने के लिए ट्रिक होती है, जैसे कि एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये मैं एक उदाहरण के रूप में समझाऊं आपको। ये त्रिभुज है, अब आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए इसमें कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब आप बताओ कितने त्रिभुज हैं। अब देखें मैं आपको बताऊं, तो इसको आपको गिनना, सबसे पहले आप गिनेंगे कितना होता है। देखें एक त्रिभुजीय वाला, ठीक है, एक त्रिभुजीय वाला, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। देखें एक त्रिभुजीय वाला 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, फिर क्या देखेंगे 5, एक मिनट, देखिए ये 5 हो गया, फिर ये आपका ये वाला 6 हो गया, फिर ये वाला आपका 7 हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका 8 हो गया। 8 त्रिभुज ये हो गए, और एक ये बड़ा वाला पूरा का पूरा आपका कुल मिलाकर के 9 त्रिभुज यहाँ पर हुए, ठीक है। ये मैंने गिना, लेकिन अब इतना गिनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसमें आपको भ्रमित हुए होंगे कि क्या क्या त्रिभुज है। अब इसी त्रिभुज को थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहीं पर ये चित्र में दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, ये अब जब भी ऐसा कोई चित्र आपको मिले, ठीक है, ऐसा कुछ 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 1 2 3 4, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे क्या लिख, नंबरिंग लिख ले, 1 2 3 4, आप नंबरिंग सीधा सीधा लिख लिया। क्या कर दिया भैया, इसको क्या कर दिया, सभी को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दिया, कितना होगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10, कितने त्रिभुज आए 10 त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज मेरे हिसाब से छूट जा रहा है, एक त्रिभुज ये वाला होगा, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला होगा। इस तरीके एक त्रिभुज यहाँ पर कोई मिसिंग मेरे हिसाब से हो रहा था, इसलिए 9 त्रिभुज आए, बाकी 10 त्रिभुज आ जाएंगे। यानी कि आप सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे समझे, एक छोटे छोटे त्रिभुज के माध्यम से समझाऊँ। जैसे एक त्रिभुज ये मान लेते, ये कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये 2 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज 3 त्रिभुज है। अब कैसे याद करेंगे, ट्रिक फॉलो करें, यहाँ पर 1 और 2 लिख दें, 1 और +2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज। तो ऐसे ही हर एक चीज़ में आपका 3 त्रिभुज निकलेगा। 10 त्रिभुज यहाँ पर हैं, जैसे पहला त्रिभुज ये 1, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, चौथा ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा 4 हो गया, फिर उसके बाद में 5 6 7, ठीक है, ये 8 और ये 9 और एक बड़ा वाला 10, हाँ 10 त्रिभुज। तो इस तरीके से 10 त्रिभुज इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही ट्रिक आपको फॉलो कर दिए तो इसमें त्रिभुज की गणना या एक प्रकार से उसकी गणना, वर्गों की गणना ऐसे करके दिया जाएगा कि गिनो इसमें, तो बड़ा बड़ा दिया जाएगा। तो उसमें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा घन यानी कि क्यूब के बारे में समझेंगे, पासा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, घन क्यूब पासा सब कुछ आपको बताने का प्रयास है। पासा से प्रश्न आते तो पासा को भी आपको समझाऊंगा पूरा विस्तार से।
इसके अलावा कागज़ मोड़ना और काटना यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बारे में समझेंगे। पेपर कैसे काट करके उसको फोल्ड करेंगे तो कैसे क्या होगा, काटेंगे तो कहाँ से निकलेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके उदाहरण समझूंगा। आंकड़े पर्याप्तता के बारे में, डाटा सफिशिएंसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें डाटा कम दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि डाटा क्या मतलब आंकड़े या पर्याप्त हैं, इसमें अधिकतर ऑप्शन वही होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा तार्किक तर्क शक्ति के बारे में यानी क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में कुछ हम समझेंगे। तो विस्तार से इस तरीके से आपका रीजनिंग जो होगा, तार्किक तर्क शक्ति में कई जो है कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, तो लेकिन फिर भी हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 ये हो गई। यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 यानी कि इकाई 3, इसमें हम लोग यानी 20वीं चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर एक परिचय या एक सामान्य परिचय, ठीक है। तो एन इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर से बनने वाले कई प्रश्न जो कंप्यूटर के पार्ट से बनते हैं, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, पूरा विस्तार से यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा हम लोग आगे 21वें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका पूरा नाम है। MS वर्ड के बारे में पूरा विस्तार से, यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा MS एक्सेल से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में समझेंगे। MS एक्सेल है क्या, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ये सब कंप्यूटर से संबंधित जो है टर्म्स हैं। यूनिट नंबर 4 के बारे में देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है भैया, इसमें हमको वेब सर्फिंग के बारे में, वेब सर्फिंग मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जैसे कोई चीज़ सर्च करना है, कैसे आप सर्च करते हैं, कैसे किस तरीके से आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया या इन चीज़ों का पूरा विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से हैकिंग वगैरह होती है, किस तरीके से हैकिंग से आप बच सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास मैं करूँगा। तो साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सब कुछ विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, और विस्तार से हर चीज़ों को समझेंगे। इसके पहले फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस मैंने दिया, इस चैनल पर ही आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, आप देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना, तो इसका चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। ऐसे ही आपका इसका भी चैप्टर नंबर 1 आपका जल्द ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, और मॉडल पेपर वगैरह और क्वेश्चन पेपर अभी जो 2024 के हैं वो पड़े हुए हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, तो आप तभी तक उनको देखें। बाकी मॉडल पेपर्स और जो है क्वेश्चन पेपर मैं जल्द ही आपके लिए ला दूंगा, जल्द ही, ठीक है। बाकी जब मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहाँ पर एक प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ में बता दूंगा। वैसे वैसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, पहले कुछ थ्योरी समझाऊंगा, उसके अंदर फिर उदाहरण के माध्यम से मैं तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी रिवीजन या एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि मैं उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।